अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका जुमा अच्छा गुजर रहा होगा। तीन इश्यूज़ हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे। एक, काजी फायजी साहब ने बल्ले के हवाले से अपने फैसले, जो फैसला दिया था उसका एक तफसीली फैसला जारी कर दिया है। दूसरा, जो आपको हमने बताया था कि पीटीआई का जो बागी ग्रुप है, वो अब किस स्टेज पर पहुंचे हैं, कि जो मैंने जिक्र किया था कि हो सकता है कि पीटीआई इमरान खान के हाथ से भी निकल जाए। और तीसरी चीज़, एक ऐसी फेक न्यूज़ का हम जिक्र करेंगे जिसने प्राइम मिनिस्टर को भी एम्बेरस किया है। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, याद है। और दूसरी बात, आपने जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको टर्न ऑन करें। और तीसरा, लाइक किया करें, लाइक जो आप करते हैं और किया करें, शेयर किया करें। तो वापस आते हैं हम अपनी गुफ्तगू की तरफ। काजी फायजी साहब ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जो नाकदीन है उन्होंने पहले ही को कसम उठाई हुई है कि हमने इस फैसले को नहीं मानना, लिहाजा वो उसमें बड़े अजीब से कीड़े निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि काजी फायजी साहब का जो फैसला है, 34 सफ़ों का फैसला है, उसमें जो दो तीन चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया है वो ये हैं। नंबर वन, उसमें उन्होंने बात की है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की टेक्निकलिटीज़ में नहीं गए। हम जो है, हमें ये साबित नहीं किया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। तो एक ये चीज़, इसके डिटेल में आगे बाद में बताता हूँ। दूसरा ये है कि जो बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया जा रहा था जी, कि बेनज़ीर भुट्टो केस में आगे सुप्रीम कोर्ट का 12 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है, वो करार दे चुका है। उसका भी उन्होंने बताया कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो मेन है, यानी कि मेन चीज़ें हैं, ये दो हैं। अब यह है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने उन्होंने बताया कि जो इन्होंने इस हवाले से कोई साबित नहीं कर सके कि पार्टी का इलेक्शन हुआ है, ये सबूत नहीं दे सके। और उसमें यह है कि एक तो जो 14 उनके फाउंडिंग मेंबर से जिनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए, वो एक एविडेंस थी कि आपने इनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए गए। और इसके अलावा जो 91 लोग इन्होंने ओहदेदार बनाए, जो कि एक इनके ख्याल में एक वो इलेक्शन हुआ था उसकी नतीजे में जो इन्होंने 91 मेंबर्स को ओहदेदार बनाया पार्टी का, उनको नॉमिनेशन पेपर कब मिले, कैसे दिए गए, उसका भी सबूत पीटीआई वाले नहीं दे सके। कि अगर चलें ये तो हमने 14 निकाल दिए, बाकियों को ही हमने नॉमिनेशन पेपर दिए थे, वो भी बात नहीं। फिर ये है कि उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन पेपर में हमने 50,000 रुपया फ़ीस ली थी। अब ये होता है कि कोई भी पार्टी जो है वो जब फ़ीस लेती है तो वो कहती है कि आप एक चेक दें जो कि आप बैंक में जमा कराएं। ये नहीं होता जी कि तुम इधर आके मैंने पैसे फड़ा दो तो मैं आप ही जमा करा देंगे, इस तरह से नहीं होता। अब यह है कि वो एक एविडेंस भी थी या कंसीडर होती कि इन लोगों ने इनको नॉमिनेशन पेपर दिए गए हैं। अदरवाइज तो मैं नॉमिनेशन पेपर, मैंने पैसे दिए आप गए को, तू कौन होना है, यानी कि सानू हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, आपको सबूत लेकर आओ। तो वो भी आपने, इन्होंने कोई बता नहीं सके कि फलाम बैंक में हमने पैसे जमा कराए हैं। तो लिहाजा ये भी एक और जो एक सबूत की कमी थी कि उसमें कोई आपको पता ही नहीं चल सका। चौथी चीज़, आपने कहा कि फ़लाँ जगह पर इलेक्शन कराने हैं। आपने कहा जी कि आपने पेशावर में इलेक्शन कराने हैं। आपने लोगों को जगह नहीं बताई, आपने कैसा इलेक्शन कराने हैं कि जिधर को बंदा ही ना पहुंचे। और आखिरी टाइम पे आपने कहा जी कि हमने वो चिमकनी जगह है उधर हमने कराए हैं। कोई नोटिस मीटिंग का वो कोई पेश नहीं कर सके। उन्हें क्या, चलो यह जोड़े ने नुमाने जो है नहीं, इन्होंने नहीं पता चल रहा, इनकी वेबसाइट पर जाकर देख लें। काजी साहब ने उसने अदालत में कहा था, तो वेबसाइट पर भी पता चला कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो उसमें एक आर्गूमेंट ये भी था कि अच्छा, आप एक तरफ तो कहते हैं जी कि पार्टी को एक जो एक इंतखाबी निशान से महरूम करना, अवाम को उनके हक़ राय दही से महरूम करने के मुतरादिफ है। तो पार्टी के 8.5 लाख मेंबर हैं, तो आपने उनको भी हक़ राय दही से महरूम किया है। जमहूरियत का आगाज़ तो पार्टी के अंदर से होना चाहिए था, तो आपने तो उधर भी ये नहीं किया, उनको जो वोट ही नहीं डालने दिया। आप किस तरह से उनके नुमाइंदे हैं कि अगर आपने उनका वोट ही नहीं दिया। आगे जो है बात फिर ये आती है जी कि ये मामला जो है, और इसका उन्होंने अपने फैसले में जिक्र किया कि भाई ये मामला अभी का नहीं शुरू था, ये पहले का चल रहा था मामला। आपको 2021 में जब तो आप पूरे बामे रूज पर थे, उस टाइम से आपको इलेक्शन कमीशन आपके तरले मिन्नतें करना शुरू होया है, भाई अपने इलेक्शन कराओ। आप जो है बजाय उनको जवाब देने के, आप उनको अदालत में ले गए, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, कभी फलां जगह पे। ये पीटीआई के बारे में जो लोग बातें करते हैं, इनको ये नहीं आइडिया कि ये जब भी कोई मामला चलता है उसको एग्जॉस्ट इसी तरीके से करते हैं। एक कोर्ट से स्टे लिया, कभी दूसरी कोर्ट से स्टे लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने एक बात ये भी लिखी है जी कि इलेक्शन कमीशन की बदनीति शामिल है, तो ये साबित करें।
तो फिर अल्टीमेटली एक स्टेज पे वो साबित ना कर सके, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको मौका नहीं दिया गया, तो अगर नहीं दिया गया तो आप बताएं। तो मौका जो दिया गया, आपने इसमें बदनीति वाली कौन सी बात है, और बदनीति वाले इल्ज़ाम को पीटीआई ने उस कोर्ट की समाअत के दौरान वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये इन इन पर जो है इस हवाले से काफ़ी चीज़ें थी। और एक जो और चीज़ है इन पर, उन्होंने कहा कि क्या जो है इनको इस तरीके से ही अलाउ किया जा सकता था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, कि अगर ये इलेक्शन कराते भी नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं टेक्निकलिटीज़ में भी नहीं चाहता कि इलेक्शन ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं। और भाई ये तो साबित कर दें कि आपने कोई इलेक्शन कराए हैं, ठीक है, वो आप साबित नहीं कर सके। आप उल्टा ये कह रहे हैं और दूसरी पार्टियां जी, उनके भी तो इलेक्शन ऐसे होते हैं। हर पार्टी का इलेक्शन जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक अपनी पार्टी के आइन के तहत होना चाहिए। तो आपने जो अपना आइन बनाया हुआ है उसके तहत आप करा नहीं रहे। बाकी पार्टियों ने, आप जाकर साबित करें ना कि उन्होंने अपनी आइन के तहत नहीं कराए, अच्छे कराए बुरे कराए। उन्होंने टेक्निकलिटीज़ में गए बगैर उन्होंने ये कहा जी कि आप ये साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए तो अनु छुट्टी आपको अलाउ होगा, यानी कि उन्होंने नहीं कराया। तो एक ही तरीका था इनको इजाज़त देने का कि आप समझें कि पीटीआई जो है ये लिख देंगे ये कानून से बालातर है, इन पर कोई कानून अप्लाई नहीं होता, लिहाजा इन्होंने अलाउ कर दो कि जिस पार्टी को 2021 से कह रहे हैं और वो अभी 2023 दिसंबर तक अपने इलेक्शन नहीं करा पा रही, और इलेक्शन कमीशन उसको बार बार नोटिस वार्निंग दे रहा है कि भाई अगर आपने इलेक्शन कराए तो आपका इंतखाबी निशान आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें साजिश कौन सी? जो पार्टी खुद ही साजिश में मुलव्वस हो उसको और किसको साजिश करने की ज़रूरत है? और एक जो पॉइंट था वो था कि जी बेनज़ीर भुट्टो का केस था 1988 में, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने अलाउ किया कि इनको इंतखाबी निशान दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये दो जो है ना इन चीज़ों को मिला रहे हैं अकल के अंधे, कि जिनको पता ही नहीं है कि दो ये फैसले मुख्तलिफ फैसले और क्या उनकी बैकग्राउंड में क्या इशू क्या चल रहे थे। उस टाइम जिस तरह अभी इलेक्शन एक्ट है जो कि 2002 में बना, बाबर रहे कि ये इलेक्शन एक्ट जो है एक आमर ने बनाकर गया है, जो हमारी जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी में इलेक्शन के बारे में कभी तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि ये भी कोई लॉ होना चाहिए कि जिसमें हम जो है जमहूरियत का आगाज़ अपनी पार्टी से करें। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है इलेक्शन एक्ट 2002 में बना बेसिकली, पहले जो है यानी कि मेरे ख्याल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट या कोई इस तरह का इसका नाम था। 2017 में इसको इलेक्शन एक्ट का नाम दिया गया, उसमें ज़रा अमेंडमेंट करके ताकि ज़रा अमरीत जो है उसको हटा दिया जाए और जमहूरियत का जो है कलगी उसको चढ़ा दी जाए। तो जो 2000 जो 1988 में मामला था उस टाइम जो कानून नाफजुल अमल था वो था रोपा एक्ट जो कि 1976 का था। अब यह है कि उसमें इनका तकाजा, बेनज़ीर भुट्टो का तकाजा ये था कि हमें पार्टी को इलेक्शन सिंबल नहीं दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हर फर्द को जो कैंडिडेट का उसको अलग-अलग सिंबल मिलेगा। और ये तरमीम जो रोपा एक्ट में की गई थी वो इन्होंने जो सदारती आर्डीनेंस जो कि एक फ़ौजी आमर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने सदारती आर्डीनेंस से ज़रिए किया था। तो एक तो ये मामला था। इस मामले में जो इलेक्शन एक्ट है ये पार्लियामेंट ने बनाया है, ये 5 दिन उधर बहस होती रही है, ये उधर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में गया है, और सो मच कि पीटीए वालों का तो तकाजा ये था जी कि इधर आप कह रहे हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, हम जो है यानी कि हमारी जो पार्टी है वो कहती है जी 3 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए, तो जनाब आप 3 साल के बाद इलेक्शन कराएं और जमहूरी तरीके से कराएं। एक वक्त ये भी था कि पीटीआई वालों का ये भी तकाजा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मॉनिटर का किरदार अदा करे, पार्टियां अपने लेवल पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराती। अब ये है कि ये कहते हैं जी कि हम इलेक्शन कराएं या नहीं कराए, तो इस चीज़ को भी जो है सरफे नज़र किया जाए। तो ये ओवरऑल जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो आप इन दोनों का आपस में मुआवजा नहीं कर सकते। और ये वाली जो है ना मोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने एक अपने आर्गूमेंट को बेस किया है। और नाजरीन इसको हम पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह चुके हैं, कानूनी तौर पे मेरिट पे इस फैसले को गलत फैसला नहीं करार जाया जा सकता। और जहालत का कोई इलाज नहीं है कि अगर कोई बंदा पढ़ना नहीं चाहता या कोई आर्गू करना नहीं चाहता तो उसके लिए तो हमारे पास कोई हल नहीं है। आगे हम आगे बढ़ते हैं इसी फैसले की रोशनी में। जो आगे जिसने सबसे ज़्यादा फैज़ पाया है वो अकबर एस बाबर साहब हैं, और उनके जो हमायती हैं लोग, उन्होंने कल एक मीटिंग की हुई थी, और मीटिंग में उन्होंने बड़े 1 2 3 अहम फैसले किए हैं। उसमें उनके को फाउंडिंग मेंबर जो हैं पार्टी के वो मीटिंग में शरीक थे, और उधर जनाब फैसला किया गया। उन्होंने क्या जी कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पार्टी में जो डेमोक्रेटाइजेशन होगी, पार्टी के अंदर जमहूरियत आएगी, वो इसी तरीके से आएगी। उन्होंने ये फैसला किया है कि हम नई कमेटियाँ बनाएंगे,
मरकज़ के लेवल पे और सूबाई लेवल पे, यानी कि जो आप कह लेंगे दूसरे अल्फाज में एक अबूरी किस्म की एक क़यादत होगी पार्टी की। और दूसरा ये है, उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन कमीशन अपना तश्कील देंगे जो कि इसको आगे इस इलेक्शन कराएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे ताकि जो सही मेंबर हैं यानी कि उनका इंतखाब किया जा सके और इलेक्शन कराएंगे। अब वो उन्होंने अपनी करारदाद पास करा ली है और उनका ये भी यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उससे ये भी तय हो गया कि इस टाइम पीटीआई की कोई क़यादत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन जिसके नतीजे में ये क़यादत बनी थी वो इलेक्शन ही ख़त्म हो गया, वो कलअदम हो गया। तो लिहाजा जो वो क़यादत थी वो भी सारी कलअदम। लिहाजा इस टाइम पीटीआई जो है वो लीडर लेस है, किसी लेवल पर नहीं है। अब जो है ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं, ये उस मीटिंग की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें यही वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, और उस रोशनी में आगे वो मामला होगा। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। उम्मीद है कि आज किसी टाइम पे ये चीज़ हो जाएगी। वो अल्लाह करे उन्होंने लेटर जल्दी तरह मुकम्मल हो जाए। तो ये चीज़ें, और आखिर में हम आपको फेक न्यूज़ के बारे में बताएंगे। मुझे ज़रा जल्दी रहती है क्योंकि आप जो है ना, यानी कि आप बहुत सोड़े पड़ जाते हैं, आपको ही बड़ी जल्दी होती है। एक फ़ेक न्यूज़ आई जी। फ़ेक न्यूज़ क्या आई जी कि एक इलाही बख्श सुमरो साबक वज़ीर साबक स्पीकर, उनका इंतकाल हो गया है। इस हवाले से फ़ेक न्यूज़ चली, फ़ेक न्यूज़ चली। और उसके बाद एपीपी ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक जो ताज़ीती पैगाम जो है वो भी, और जो इलाही बख्श सुमरो है उनकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया, और उनके लिए आगे दूसरी दुनिया में कोई जन्नत के लिए दुआ भी की कि उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान ने भी चला दी, इस तरह जो है समा टीवी ने भी चला दी, इस तरह कोई एक उर्दू वेबसाइट है उन्होंने भी चला दी। और बस एक दूसरे को देख के किसी ने भी नहीं चेक किया कि क्या हुआ है। और फिर बाद में जो इलाही भाई सुमरो की फैमिली है उन्होंने कोई डान के किसी बंदे से रबता किया, उन्होंने कहा खुदा दा ना जे वो ਤੁਹਾਡੇ यानी कि ਤੁਹਾਡਾ भला होए कि वो सुमरो साहब जो हैं अभी ज़िंदा हैं, ठीक है, आप उनको ज़िंदा को क्यों मार दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब वो फिर जो है इन्होंने सब ने रिट्रैक्शन भी शुरू कर दी। और ये देखें कि इस वजह से सोशल मीडिया से जो खबरें चलती हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, नहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी ये समझा रही कि अच्छा ये फ़लाँ टीवी है इन्होंने चला दी है तो इसका मतलब है कि वो वाकई फौत हो गए, तो लिहाजा पूछने की ज़रूरत नहीं है बल्कि दुआ करने की ज़रूरत है, ताज़ीर की ज़रूरत है। तो अब जो है उनको भी एम्बेरसमेंट हो रही है। इसी तरह पहले जब फजल रहमान वाला वाक़या हुआ था मौलाना फजल रहमान पर हमले के हवाले से, तो उस टाइम भी जो है एक मज़म्मती करारदाद भी जारी होगी। ये भी हो गया जी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने आईजी को कहा है कि मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए, फजल रहमान जो है उनको पूरी सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। बाद में पता चला कि फजल रहमान के काफ़िले को कुछ नहीं हुआ। फजल रहमान के जो जिधर से गुजर रहे थे उससे कुछ दूर कोई एक आर्मी का NLC का डिपो था, उधर पे कोई दहशतगर्दों ने हमला किया था। तो ये जो है फ़ेक न्यूज़ से बड़ी बचने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो लिहाजा ये है कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आए तो 3-4 जगहों से उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।